चैप्टर 3 स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री के आज के वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट बुक का टॉपिक 3.7 पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. देयर वर टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो 11th और 12th में डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर एस ब्लॉक का एक चैप्टर होगा, पी ब्लॉक के दो चैप्टर बटे हुए हैं. 13 एंड 14 ग्रुप के बारे में एक चैप्टर 11th में, 15, 16, 17, 18 जो 12th में है 7 चैप्टर. डी एन एफ ब्लॉक जो है वो 12th में 6 चैप्टर. ठीक है बेटा, 6 नहीं 8 चैप्टर 12th स्टैंडर्ड में. तो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग ज़्यादातर ये चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे. यहाँ पे हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी. पीरियोडिसिटी मीन्स क्या है? पीरियोडिसिटी मीन्स कुछ इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होना, या तो प्रॉपर्टीज विच वाइल चेंजिंग इन सम रेगुलर मैनर. पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स जो है वो राइट हैंड साइड है. लेकिन हाँ, दोनों में ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट वर्क करती है. मेटल्स के अंदर ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब आप जाते हो तो मेटालिक नेचर, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होती है. मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. ग्रुप नंबर 1 की बात करें अगर तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रांसियम है. ठीक है. ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम. तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल वहाँ पे रेडियम होगी. ठीक है बेटा. दूसरी बात, नॉन मेटल के अंदर हम अगर बात करें तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी कम होती है. मतलब इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? F2. फिर उससे कम Cl2, इससे कम Br2, इससे कम I2. ठीक है बेटा. और जो बीच में डी ब्लॉक की मेटल्स, एफ ब्लॉक की मेटल्स है वो मॉडरेटली स्ट्रांग है, मीडियम स्ट्रांग मेटल्स हैं, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं है. ठीक है बेटा. दूसरा, यहाँ पे हम लोग वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट 4 फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज़ चेंजिंग इन पीरियोडिक मैनर. मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज विच शोज पीरियोडिक ट्रेंड. फर्स्ट, रेडियस के बारे में पढ़ेंगे. एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस हम कोवैलेंट रेडियस या तो मेटालिक रेडियस को क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस. कोवैलेंट रेडियस मीन्स दो एटम जिन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है. ठीक है. जैसे हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, तो उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, एवरेज डिस्टेंस, उसके आधा डिस्टेंस जो होगा ना, हाफ डिस्टेंस, उसको बोलेंगे कोवैलेंट रेडियस. ठीक है. मेटालिक रेडियस जो है, मेटल के क्रिस्टल्स के अंदर किसी भी दो नेबरिंग एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, उसका हाफ वैल्यू निकाल देंगे तो वो मिलेगा सेम. मतलब दोनों में कॉन्सेप्ट सेम ही है, खाली इसमें मॉलिक्यूल होगा जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बना होगा, जबकि मेटल के क्रिस्टल में सारे एटम्स मेटल के ही होंगे. आप समझ रहे हो. फिर वांडर वाल्स रेडियस, ये सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी इसकी चिंता मत करो, अभी फिलहाल सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम ये वीडियो में क्या देखने वाले हैं. ओके. एटॉमिक रेडियस को सिंपली ये डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इज नोन एज अ एटॉमिक रेडियस. ठीक है बेटा. और फोर्थ काइंड ऑफ रेडियस देखेंगे आयोनिक रेडियस. थर्ड देखेंगे वांडर वाल्स रेडियस. ये क्या होता है सबके बारे में डिटेल में देखेंगे ये वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा. ठीक है बेटा. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है आपके लिए ये. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस न्यूट्रल एटम, गैसियस न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम. एंड इलेक्ट्रॉन gain enthalpy means when gaseous neutral isolated atom receive one electron, become a negative ion, change of energy, change of heat is known as the electron gain enthalpy, whether it is exothermic or endothermic. ये वाली जो प्रोसेस होगी ना, फर्स्ट वाली, वो एंडोथर्मिक होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाली जो प्रोसेस होगी वो एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है. मतलब कि इसमें हमें हीट सप्लाई भी करनी पड़ती है, या तो वो रिएक्शन हीट लूज कर सकती है खुद. फिर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स अट्रैक्शन टुवर्ड द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन टुवर्ड द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे मैंने दो मॉलिक्यूल लिखे हुए, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है HCl. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन का. अभी दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करी? शेयरिंग करी, पार्टनरशिप. अभी ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं
उसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन एटम जितना अट्रैक्शन लगाएगा राइट हैंड साइड वाला उतना ही लगाएगा. इट मीन्स दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, सेम. ठीक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, दोनों की सेम है क्योंकि एटम्स ही सेम है बेसिकली. जबकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट अगर एटम्स है तो दोनों में न्यूक्लियस में प्रोटॉन डिफरेंट डिफरेंट होंगे, दोनों की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन सेम हो, अलग अलग होगी एच और सी एल दोनों की. तो यहाँ पे जो बीच वाले शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ना, उसके प्रति हाइड्रोजन जितना अट्रैक्शन लगाएगा क्लोरीन उससे ज़्यादा अट्रैक्शन लगाएगा. तो वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर खींचे हुए रहेंगे. आप समझ रहे हो. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स अट्रैक्शन टुवर्ड द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. जो रेफरेंस होता है उसका कोई यूनिट नहीं होगा. जबकि एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल पर मोल या तो किलो जूल पर मोल. रेडियस का जो यूनिट होगा नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रम, वो रेंज में होगा. ठीक है बेटा. सबसे पहले हम देखते हैं रेडियस के बारे में बेटा. रेडियस के अंदर एक चेंज आप याद रखिएगा कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में आप मूव होते हो तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है. जैसे कि लिथियम से लेके नियॉन तक सेकंड पीरियड है. ठीक है, तो सेकंड पीरियड में आप लेफ़्ट टू राइट मूव होते हो ना तो रेडियस क्या होती है, कम होती है. वैसे ही पीरियड नंबर 3 में भी ऐसा, किसी भी पीरियड में ये कॉमन अप्लाई होता है. लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कम होती है. जबकि टॉप टू बॉटम जाते हो ग्रुप में तो रेडियस इंक्रीज होती है. अभी ऐसा क्यों हो रहा है वो हम देखेंगे अभी आगे. ओके. The atomic radius is defined as the distance from the center of nucleus to the outermost shell, valence shell containing electrons, जो हमने पहले डिस्कस किया. लेकिन एटॉमिक रेडियस बहुत ही छोटी होती है, उसको एक इंडिविजुअल एटम के लिए मेजर करना डिफ़िकल्ट है. इसलिए एटॉमिक रेडियस जब भी मेजर करनी होती है तो बॉन्डेड एटम्स को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नेबरिंग एटम्स है, दो नेबरिंग एटम्स को लिया जाता है और नेबरिंग एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, बिटवीन टू न्यूक्लियस जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ डिस्टेंस कर देंगे. अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिप, दैट लॉजिक, एटॉमिक रेडियस डिफाइन किया जा सकता है. ठीक है, उसके लिए एक्सरे स्पेक्ट्रम, एक्सरे टेक्नोलॉजी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी काम में लगती है. याद रखिएगा ये एमसीक्यू के लिए. एक्सरे एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स आर यूज टू डिटरमाइन द एटॉमिक रेडियस. ठीक है, अभी एक्सरे से कैसे ढूंढे जाएंगे सोचिए जरा. वीनो और रुथरफोर्ड मॉडल में हमने सीखा था कि न्यूक्लियस जो है वो हार्ड है. तो न्यूक्लियस के ऊपर अगर हमने अल्फा पार्टिकल्स या तो एक्सरे पार्टिकल बॉम्बार्ड करवाए तो वो न्यूक्लियस जहाँ पे है ना, वो वाला पोर्शन समझो ये पूरी शीट है, ये पूरी शीट यहाँ पे रेडिएशन बॉम्बार्ड होने की वजह से ग्लो हुई. लेकिन दो स्पॉट बच जाएंगे उसमें. क्या बेटा, दो वाइट स्पॉट बच जाएंगे उसके अंदर. एक वाइट स्पॉट ड्यू टू दिस न्यूक्लियस, अनदर वाइट स्पॉट ड्यू टू सेकंड न्यूक्लियस. तो ये दो वाइट स्पॉट जो है वो इंडिकेट करेंगे न्यूक्लियस. उसके बीच का डिस्टेंस जो समझो Cl2 एटम है, Cl2 मॉलिक्यूल है, क्लोरीन डाइक्लोरीन. तो Cl2 मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हमें मिला 198 पिकोमीटर. तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 99 पिकोमीटर इज द रेडियस ऑफ Cl एटम. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस मेजर करना इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि एटम्स की जो ऑर्बिट है वो शार्प बाउंड्री नहीं पजेस करती. ये मैंने जो बाउंड्री शो करी है वो 90% या मोर देन 90% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है इसके अंदर के एरिया में. ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्ट 100% प्रोबेबिलिटी वाली बाउंड्री एकदम शार्प नहीं होती है. जैसे कि बोहर ने जो अपने मॉडल में बताया था ना, उस हिसाब से बाउंड्री नहीं होती है. श्रोडिंगर इक्वेशन में बताया था उस हिसाब से होती है. आप समझ रहे हो. तो ये दूसरी बात, thus the atomic radius is generally estimated by knowing the distance between atoms in the combined form. मतलब combined form में होंगे उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, atomic radius ढूंढेंगे. Depending upon the nature of combining atoms, atomic radius can be classified into 3 categories. One is covalent radius, second one is metallic radius, third one is van der Waals radius. अभी मैंने बात करी वो कोवलेंट रेडियस, उसकी डेफिनेशन समझते हैं. कोवलेंट रेडियस, if the combining atoms are non-metals, these kind of radius can be calculated easily.
क्योंकि दो नॉन मेटल जैसे Cl Cl H H H2 बनाएंगे, O ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O2 बनाएंगे, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन N2 बनाएंगे। तो व्हेन टू नॉन मेटल एटम्स सेम एटम्स कंबाइन टुगेदर, तो तब ये लॉजिक अप्लाई होगा। द वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियस, जिसको बोलते बॉन्ड लेंथ, ये 198 क्या है, बॉन्ड लेंथ का आधा होगा कोवैलेंट रेडियस। The one half of the distance between nucleus of two covalent bonded atoms, same atoms, is in a molecule is known as a covalent radius. I repeat, the one half of the distance between the center of nucleus of two covalent bonded atoms of the same element in a molecule. ठीक है बेटा? तो पहले हमने क्या पढ़ा, कोवैलेंट रेडियस। ये ओवरलैपिंग आपको सिखाया जाएगा 4th चैप्टर में, एटम्स में से मॉलिक्यूल कैसे बनता है। फिलहाल याद रखिए कि एक एटम की ऑर्बिटल दूसरे एटम की ऑर्बिटल के अंदर क्या हो गई, थोड़ी थोड़ी मिक्स हो गई, ठीक है ना, ओवरलैपिंग इसको बोलते हैं। व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप टुगेदर, एटॉमिक ऑर्बिटल आर ओवरलैप टुगेदर, मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म, दैट वी विल सी इन द चैप्टर नंबर 4, ओके। Then we talk about the metallic radius. In case of metals, the atomic radius is called metallic radius, and it is defined as the one half distance of the intermolecular distance separating the metal cores in the metallic crystal. Metal core means ये जो मेटल का आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ के अंदर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेटल कोर, ठीक है। लेकिन ये न्यूक्लियस के बीच का, मतलब डेफिनेशन में भला ऐसा लिखा है, आपको क्या करना है, न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे कि मैंने ये कॉपर का क्रिस्टल लिखा है, कॉपर क्रिस्टल ऑफ कॉपर मेटल, ठीक है। अभी कॉपर मेटल के अंदर ये दो सब कॉपर एटम्स आर 3 डायमेंशनली अरेंज्ड, ओके। उसमें बिटवीन टू न्यूक्लियस डिस्टेंस है 256 पिकोमीटर टू नेबरिंग एटम्स के बीच में। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर मेटल, 256 डिवाइड बाई 2, 128 पिकोमीटर, ठीक है बेटा। अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी कि मेटल्स के अंदर आप सबको पता है कि मेटल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी कोई एटम अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जैसे एल्यूमिनियम की बात करें या सोडियम की बात करें, एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या है, नियॉन 3s2 3p1, तो आउटर मोस्ट की कन्फिगरेशन क्या हुई, 3s2 3p1। उसको इनर्ट गैस जैसा होना है तो 3 इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके एल्यूमिनियम +3 बना, उसकी कन्फिगरेशन नियॉन जैसी हुई। तो ऐसे एल्यूमिनियम +3 जिसको बोलेंगे कोर, ठीक है। ऐसे ही जिसको बोलेंगे कर्नल, एक उसके लिए एक वर्ड है कर्नल। ऐसे मेटल कर्नल्स आर अरेंज, यहाँ पे भी कॉपर के कर्नल्स होंगे, कॉपर +1 या तो +2 वॉट एवर। और ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव आयंस एक दूसरे के साथ क्या हो गए, जुड़ते चले गए 3D में। और बीच में जो वैकेंट स्पेस होगी ना, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ओके। अभी होगा क्या, कोई एटम का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इसका मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, इधर। पहले जब वो बॉन्डेड था तो थर्ड ऑर्बिट में था, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन जब वो फ्री हो गया ना, तो उसका वो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है वो थोड़े थर्ड ऑर्बिट से दूर होगा। इसका मतलब उसकी एक्चुअल जो रेडियस होगी उससे थोड़ा उसका वॉल्यूम क्या मिलेगा, रेडियस क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, बराबर। इट मीन्स यहाँ पे क्या लिखा है, इन मेटेलिक लैटाइस द इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड हैंस ओनली वीकली अट्रैक्टेड। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो यहाँ से आया, लेकिन ये परमानेंटली इधर नहीं रहने वाला है, वो इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, नीचे भी जाएगा, कहीं पे भी घूमेगा। सपोज करो आपने एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे बॉल्स रख दिए हैं और उसमें आपने पानी पोर कर दिया, फिर डब्बा बंद कर दिया, बॉक्स बंद करके आप जितने भी मैक्सिमम बॉल्स आप आए उतने आपने भरे, डब्बा बंद कर दिया। अभी आप डब्बे को हिलाओगे
तो पानी अंदर हिलेगा लेकिन बॉल्स आर नॉट मूवेबल। ठीक है, समझ रहे हो? उसी प्रकार इन बिटवीन साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंटरस्टिशियल साइट पे छुपे हुए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्टिंग होगी, उनकी मोबिलिटी होगी, जिसकी वजह से मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ओके, मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन क्या है, लूजली अट्रैक्टेड। दैट्स वाई उसका जो रीजियन है रेडियस का वो थोड़ा बढ़ेगा कंपेयर टू कोवलेंट रेडियस, एंड दैट्स वाई मेटालिक रेडियस इज ऑलवेज लार्जर देन कोवलेंट रेडियस। ठीक है बेटा, तो पहले हमने पढ़ा कोवलेंट रेडियस, फिर दूसरा हमने पढ़ा मेटालिक रेडियस, अभी पढ़ेंगे वान डेर वाल्स रेडियस। क्या पढ़ेंगे? वान डेर वाल्स रेडियस। नाउ वी विल सी वान डेर वाल्स रेडियस। In case of noble gas, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, the atomic radius is called van der Waals radius. Okay, इसका मतलब ये गलत मत निकालना कि सिर्फ ग्रुप नंबर 18 इनर्ट गैस में, नोबल गैस में ही वान डेर वाल्स रेडियस होती है। वान डेर वाल्स रेडियस आप एटम के लिए भी निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल के लिए भी निकाल सकते हो, लेकिन उनके बीच में क्या नहीं होना चाहिए, बॉन्ड बना हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया H2, तो एक H और दूसरे H के बीच में बॉन्ड बना है यहाँ पे, ठीक है, दो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है H2 मॉलिक्यूल, ये दूसरा H2 मॉलिक्यूल है, लेकिन ये पूरा एक H2 मॉलिक्यूल, ये दूसरा H2 मॉलिक्यूल, ये दो H2 के बीच में अट्रैक्शन वीक होगा कंपेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, और उसका आधा हमने किया था थोड़ी देर पहले, तो उसको हमने क्या नाम दिया था, कोवैलेंट रेडियस। ठीक है ना, लेकिन दो नॉन बॉन्डिंग एटम्स, नेबरिंग एटम्स ऐसे होंगे जो नॉन बॉन्डिंग है, उसका आधा डिस्टेंस अगर हमने निकाला तो वो एटॉमिक रेडियस से, कोवैलेंट रेडियस से बट ऑफिस ज़्यादा होगा, उसको बोलेंगे वान डेर वाल्स रेडियस। क्या बोलते बेटा? वान डेर वाल्स रेडियस। उसको डिफाइन कैसे करेंगे? 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डिंग आइसोलेटेड एटम्स। तो सही बात है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड भी नहीं है, ये दोनों आइसोलेट भी है, अलग भी है, दूर दूर भी है। ये मैंने मॉलिक्यूल में समझाया, वही चीज़ यहाँ पे हीलियम एटम में भी समझ सकते हैं। ये डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? एक्स्ट्रा एरिया। ये जो डार्क एरिया है वो क्या है? उसका एक्चुअल रेडियस। लेकिन दो रेडियस हीलियम के अंदर दो एटम्स ऐसे करीब करीब नहीं होंगे, अगर होते तो उसको क्या बोलते हैं हम? He ट्वाइस, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, वो थोड़े सेपरेटली होंगे। ठीक है, तो दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, उसका हम आधा करेंगे, उसको बोलेंगे वान डेर वाल्स रेडियस, जो कि दिख ही रहा है यहाँ पे, कोवैलेंट रेडियस की कंपेयर में क्या होगा? थोड़ा छोटा होगा। ठीक है बेटा, वान डेर वाल्स ये वर्ड जो है उसमें एक फोर्स छुपा हुआ है, वान डेर वाल्स फोर्स, साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से पड़ा हुआ ये नेम। वान डेर वाल्स फोर्स क्या है बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो अट्रैक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो वीक अट्रैक्शन लगता होगा उसको हम बोलेंगे वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्सेस। क्या बोलते बेटा? वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्सेस। सपोज करो ये एक कपल है H और दूसरा H, ये दूसरा एक कपल है H, लेकिन ये पूरा फैमिली, ये दूसरा फैमिली, जितना अट्रैक्शन ये दोनों हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ होगा, ये हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ होगा, उतना अट्रैक्शन डिफरेंट फैमिलीज के बीच में तो नहीं होगा ना। इतना अट्रैक्शन लॉजिकली नहीं होगा, टेक्निकली तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर प्रैक्टिकली होता है तो अपन क्या जाने, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसी प्रकार लेकिन मॉलिक्यूल्स लॉ क्या है? लॉयल है, क्या है? अपने साथी के साथ वफादार है। जितना अट्रैक्शन H ने ये H के साथ बनाया, ये H दूसरे मॉलिक्यूल के H के साथ उतना अट्रैक्शन नहीं लगाएगा। आप समझ रहे हो? तो वान डेर वाल्स इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में वान डेर वाल्स अट्रैक्शन होगा। क्या बेटा? वान डेर वाल्स अट्रैक्शन। तो वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्सेस आर वेरी वीक एंड हेंस इंटर-न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स हेल्ड बाय वान डेर वाल्स फोर्स इज मच लार्जर कंपेयर टू कोवैलेंटली बॉन्डेड। मतलब जो यहाँ पे कोवैलेंटली बॉन्डेड जो है डिस्टेंस है वो कम है वान डेर वाल्स डिस्टेंस की कंपेयर में। इट मीन्स अगर 3 रेडियस का सम अप करें तो कोवैलेंट रेडियस क्या होगी? थोड़ी छोटी होगी। मेटालिक रेडियस क्या होगी? थोड़ी उससे थोड़ी ज़्यादा। और वान डेर वाल्स रेडियस
उससे भी ज़्यादा आप पिक्चर से समझ सकते हो। यहाँ पे ऑर्बिटल्स एक दूसरे में घुस चुकी है, ऑर्बिटल्स एक दूसरे में ओवरलैप हो चुकी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़े मेटल्स के अंदर क्या हो गए, थोड़े लूजली हेल्डेड हो गए, और वैंडरवाल्स में तो और लूजली, ठीक है ना। तो वैंडरवाल्स रेडियस ज़्यादा होती है, मेटेलिक रेडियस कम, कोवैलेंट उससे भी कम, ठीक है बच्चा। और ये 3 प्रकार की रेडियस को मेजर कैसे किया जा सकता है, एक्सरे स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से मेजर किया जा सकता है। तो अगले वीडियो में बेटा मिलते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड कैसे ग्रुप में और पीरियड में एटॉमिक रेडियस चेंज होती है। उसके पहले हम समझेंगे शील्डिंग इफेक्ट या तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, एंड दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक यू वेरी मच।